How can one acquire a हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मार्केट के एमसीक्यू की पार्ट 2 बना रहे हैं वीडियो। और पार्ट 1 में इसका कवर कर चुकी हूँ। 1 to 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में है और 26 से बाकी के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। तो अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। बट एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप क्लास 10th मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और मैथ्स को भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो अब हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया है, स्टॉक स्पेसिफिक इज रिलेटेड टू। जो हमारे स्टॉक स्पेसिफिक है वो किससे रिलेटेड है? पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, कंपनीज एक्सपेक्टेशंस, पीपल्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द कंपनी, कंपनीज एक्सपेक्टेशन अबाउट द पीपल। तो अगर हम देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या होता है, आई होप आपको याद होगा। अगर आपने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है तो पहले आप चैप्टर 4 पढ़िए, उसके बाद आप एमसीक्यू करिएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक क्या होता है पहले मैं समझा देती हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक हमारे वो होते हैं कि जिसमें क्या होता है, लोगों की एक एक्सपेक्टेशन एक कंपनी से जुड़ जाती है कि हाँ ऐसी ये कंपनी है। तो लोगों को ना पहले से एक एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी एक कंपनी से कि हाँ शायद इसका ये प्रोडक्ट अच्छा जाएगा या फिर इसका ये प्रोडक्ट खराब जाएगा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो कंपनी से होती हैं तो वही क्या होता है, हमारी स्टॉक स्पेसिफिक होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है, पीपल एक्सपेक्टेशंस अबाउट द कंपनी, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और स्टॉक स्पेसिफिक की मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चैप्टर में दे रखी है, तो आप चाहो तो चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया है, व्हाट इज मेंट बाय द ग्रोथ स्टॉक। यानी कि ग्रोथ स्टॉक से आपका क्या समझ में आता है? ग्रोथ इन सेल लेस एंड ईयरिंग आर एक्सीलेंट। एंड बी ऑप्शन है हमारा, ग्रोथ इन सेल्स and earning are excellent, growth is less and loss is high, growth of company is less। तो ग्रोथ स्टॉक, ग्रोथ यानी कि आगे जाना, इंक्रीज होना। तो यहाँ पे दिया है ग्रोथ इन सेल्स लेस, यानी कि जो हमारी सेल हैं, जो हमारी सिक्योरिटीज हैं, उनके जो खरीदारी है, सेल्स यानी कि उनकी जो बिक्री है वो क्या है, लेस है। एंड ईयरिंग आर एक्सीलेंट। अब यहाँ पे ये ईयरिंग, ये कान के झुमकों की बात कहाँ से आ गई भाई एफएमएम में? तो ये ऑप्शन गलत है। अब ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग आर एक्सीलेंट, तो यह यहाँ पे जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि अगर सेल्स की क्या होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ होगी अगर सेल्स की, यानी कि वो बढ़ेंगे ज़्यादा, बिकना शुरू होंगे हमारी सिक्योरिटीज, तो एक्सीलेंट अर्निंग होगी, हमारी बहुत अच्छी कंपनी की क्या होगी, अर्निंग होगी। और ग्रोथ अगर कम होगी तो लॉस हाई होगा। लेकिन ये ग्रोथ स्टॉक, तो ग्रोथ स्टॉक का मतलब होता है ग्रोथ हाई होना, यहाँ पे है ग्रोथ लेस और यहाँ पे दे रखा है ग्रोथ ऑफ कंपनी इज लेस। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ए भी गलत, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर्स। यानी कि हम इक्विटी शेयर्स को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अप्रोचिंग अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, अप्रोचिंग अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे एन आएगा, अप्रोचिंग एन अनरजिस्टर्ड ब्रोकर बाय आवर ओन, नन ऑफ द अबव। तो अगर हमें इक्विटी शेयर्स में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, अगर किसी इंसान को इक्विटी शेयर्स को खरीदना है तो अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। यानी कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की हेल्प लेगा और अपने इक्विटी शेयर्स को खरीदेगा या उसमें इन्वेस्ट करेगा। अनरजिस्टर्ड ब्रोकर तो फेक भी हो सकता है, तो वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। बाय आवर ओन, हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में काम कैसे करते हैं, तो हम अपनी तरफ से कैसे काम करेंगे। और नन ऑफ द ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमें यहाँ पे दिया है, बिड आर ऑल्सो नोन एज। यानी कि जो बिड होती हैं हम उन्हें बिड प्राइस आर ऑल्सो नोन एज। जो बिड प्राइस है हम उसे और क्या कहते हैं? अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक फैक्ट है, इसे याद कर लो अच्छे से, एक ट्रिक भी आप इसे कह सकते हो। तो देखो, बी बिड प्राइस, बी से शुरू हो रहा है, तो बिड प्राइस क्या होता है, बिड यानी कि बोलिया, और बोलिया कौन लगाता है, जो खरीदने वाला होता है। तो खरीदने वाला कौन होता है, बायर होता है। तो बिड प्राइस इज ऑल्सो नोन एज बायर प्राइस। अब देखो, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो बी से बिड और बी से बायर, तो बिड प्राइस यानी कि बायर प्राइस। अब ऐसे ही हमें दे रखा है, आस्क प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। अब आस्क प्राइस हमारा कौन सा प्राइस होता है, तो आस्क, बायर जो है, जो खरीदने वाला है, वो किससे पूछता है, आस्क यानी कि पूछना। तो जो बायर है वो किससे पूछता है, जो सेलर होता है। तो यानी कि आस्क प्राइस कौन सा हो गया, हमारा सेलर प्राइस हो गया। बी से बायर, और इसके अलावा अगर कुछ आता है आस्क से आता है तो ए और बी तो मैच नहीं कर रहे, तो ए और एस, देखो ए एस यानी कि आस्क, तो ए के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस मीन्स सेलर, और बी बिड, बी यानी कि बी, बिड यानी कि बायर। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, द बेस्ट बिड प्राइस इज द डैश प्राइस। अब अगर हमारा कोई बिड प्राइस हम लगा रहे हैं
तो सबसे बेस्ट बिड प्राइस, सबसे अच्छा बिड प्राइस हमारा कौन सा प्राइस होगा? तो लोएस्ट प्राइस, एवरेज प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ऑल ऑफ दी अबव। तो बिड प्राइस अगर सबसे, देखो अगर एक चीज़ है वो 100 रुपये की है, मतलब अगर हम रैंकिंग कर रहे हैं तो एक इन्वेस्टर उसे 50 में खरीद रहा है, एक 100 में, एक 500 में, एक 10,000 में, तो आप किसे अपनी प्रोडक्ट को दोगे? जो 10,000 में खरीदेगा उसे ही दोगे ना। तो बेस्ट बिड प्राइस क्या हुआ? सबसे हाईएस्ट वाला। तो यानी कि बेस्ट बिड प्राइस होता है हमारा हाईएस्ट प्राइस। और ऐसे ही अगर यहाँ पे आए बेस्ट आस्क प्राइस, तो अगर कोई बायर पूछ रहा है कि ये चीज़, अगर आपको कुछ खरीदना है और वो कह रहा है कि ये चीज़ 500 की है, ये चीज़ 200 की है, ये 100 की है और ये आपको 50 में मिल जाएगी, तो सेम चीज़ अगर आपको 50 में मिलेगी तो आस्क, यानी कि आपने पूछा था तो सेलर आपको बता रहा है, तो आस्क प्राइस क्या है? जो सबसे कम वाला है वो हमारा बेस्ट प्राइस हो जाएगा। और बिड प्राइस हमारा जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है? हमारा बेस्ट प्राइस होता है। तो इस पेज पे जो 31 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पोर्टफोलियो? तो पोर्टफोलियो से आपको क्या समझ में आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो हमारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अलग अलग जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें क्या करना, उनको कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट में क्या करना, प्रेजेंट करना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर तो नहीं होगा, शेयर हमारी एक सिक्योरिटी है बट वो एक अलग अलग सिक्योरिटी तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही सिक्योरिटी है। और फूड और कलर्स की तो एफएमएम में बात ही नहीं होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, विच सिक्योरिटी और विच आइटम आर कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो? तो कौन सी सिक्योरिटी या फिर कौन सी चीज़ है जिसे हम क्या कह सकते हैं? हम अपने पोर्टफोलियो का पार्ट कह सकते हैं। तो शेयर, डिबेंचर, गोल्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो शेयर क्या है? सिक्योरिटी है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। डिबेंचर क्या है? हमारी सिक्योरिटी है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड भी क्या है? हमारा फिजिकल असेट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो में हम शेयर, डिबेंचर, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स और जो हमारी सिक्योरिटीज होती है उन सब के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे दे रखा है, डज म्यूचुअल फंड्स इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो और नॉट? मैंने अभी कहा कि जो हमारे शेयर, डिबेंचर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारी सिक्योरिटीज हैं वो क्या है? ये पोर्टफोलियो का पार्ट होती हैं। तो डज म्यूचुअल फंड, तो क्या म्यूचुअल फंड होगा? तो यस, म्यूचुअल फंड भी पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, डाइवर्सिफिकेशन इज व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक? डाइवर्सिफिकेशन हमारा कैसी टेक्निक है? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पार्टी मैनेजमेंट, वेडिंग मैनेजमेंट। तो शादी और पार्टियाँ तो हम कर नहीं रहे हैं, भले ही अभी सीजन चल रहा है शादियों का, बट पार्टी और मैनेजमेंट हम ये एफएमएम में नहीं पढ़ते हैं। कोई अभी आपने देखा है कि आप किसी पार्टी में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी की शादी, दो दूल्हा दुल्हन अपनी शादी कर रहे हैं, आप उनकी शादी में इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं, दूल्हा दुल्हन अपनी शादी कर रहे हैं, आप क्या पैसा लगाओगे उन दोनों में, है ना? तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। बाकी दिया है रिस्क और मनी मैनेजमेंट। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन हमारी एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो रिस्क आते हैं वो हम डाइवर्सिफिकेशन से क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो अब वो कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 36 में। तो 36 दिया है, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? इन्वेस्ट आवर मनी इन वन सिक्योरिटी, not to do investment, invest only in share, to do investment in different securities। तो डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स यानी कि अलग अलग, तो डाइवर्स का मतलब हो गया अलग अलग, यानी कि अलग अलग यानी कि डिफरेंट। तो जब हम क्या करते हैं, सारा पैसा एक सिक्योरिटी में ना लगा के अलग अलग सिक्योरिटी में लगाना, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन को मैंने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप चैप्टर को एक बार रीड करें और चैप्टर को आप एक बार मेरे चैनल से समझ लें, तो आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट, डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट। तो टू डू इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, नॉट पुटिंग ऑल योर एग इन वन बास्केट स्टैंड फॉर? सारे अंडों को एक बास्केट में एक जगह पे ना रखना, ये किस चीज़ को स्टैंड करता है, यानी कि ये किस चीज़ के लिए किस चीज़ को दर्शाता है? पोर्टफोलियो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर एंड बॉन्ड्स, डाइवर्सिफिकेशन। तो अभी मैंने कहा कि सारे अंडों को एक जगह पे ना रखना, यानी कि अलग अलग रखना, अलग अलग यानी कि डिफरेंट, और डिफरेंट यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 हमें यहाँ पर दिया है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर इशूड बाय? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट,
प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हमारी वो इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स को ही बोलते हैं, पर कब? जब वो प्राइवेट कॉर्पोरेट से क्या की गई हो? इशू की गई हो। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है? प्राइवेट कॉर्पोरेट्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमें यहाँ पे दे रखा है, विच फैक्टर आर द फीचर ऑफ द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं? तो मैच्योरिटी, कूपन, प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबव। तो बुक में ही दे रखा है कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। मैच्योरिटी, कूपन और प्रिंसिपल तीनों ही क्या है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैच्योरिटी, कूपन और प्रिंसिपल को मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार चैप्टर को भी रीड कर लेना और चैप्टर को भी समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, कूपन रेफर टू द। कूपन किस चीज को रेफर करता है, यानी कि कूपन से क्या समझ में आता है? पीरियोडिक इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो कूपन है, तो जो कूपन होता है वो क्या होता है? ये हमारा पीरियोडिक इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है, जो पीरियोडिकली जो हमारा इंटरेस्ट लगता है, वही क्या होता है? हमारा कूपन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे हमें दे रखा है, इंटरेस्ट कैन बी पेड, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम कैसे पे कर सकते हैं? मंथली, क्वार्टरली, मंथली एंड क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हम अपना इंटरेस्ट लगाते हैं, वो हम कैसे पे कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर को? मंथली यानी कि हर महीने, क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में, सेमी एनुअली यानी कि हर 6 महीने में, या फिर पूरे 1 साल में। तो चारों ही फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन डेप्ट मार्केट इन इंडिया। तो जो हमारी डेप्ट मार्केट है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं? तो 1, 2, 3 या ऑल ऑफ द अबव। तो या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो हमें तो कोई एक ही बताना है। तो जो डेप्ट मार्केट है उसमें 3 क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। हमारे इंडियन डेप्ट मार्केट में हमारे 3 सेगमेंट होते हैं। आई होप आपको पता होंगे कि कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार बुक रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट मैं बता देती हूँ, जो हमारे 3 सेगमेंट होते हैं वो उनमें से एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तीसरा होता है हमारा कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो यही 3 सेगमेंट होते हैं हमारे डेप्ट मार्केट के। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे दे रखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSU। तो PSU की फुल फॉर्म क्या है? अब भी बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 में ही बताया है। पब्लिक सर्विस यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सर्विस यूनिट और पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट 2 बार हो गया। यहाँ पे होता पीपल। तो यहाँ पे आप करेक्ट होगा 4 ऑप्शन, पब्लिक सर्विस यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीपल सर्विस यूनिट, पीपल सेक्टर यूनिट। तो जो PSU है उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 हमें यहाँ पे दे रखा है, हु आर द पार्टिसिपेंट इन द डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो डेप्ट मार्केट है उसके जो है ये तीनों ही क्या है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पांचों ही क्या है? पार्टिसिपेंट है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पांचों ही क्या है? हमारे डेप्ट मार्केट के पार्टिसिपेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे गिवन है, डज बॉन्ड रेटेड टू देयर क्रेडिट क्वालिटी, यानी कि जो बॉन्ड है उनकी क्रेडिट क्वालिटी, यानी कि पैसे देने की जो क्वालिटी, यानी कि मतलब जब कोई इंसान इन्वेस्ट करता है तो उसे कितना बेनिफिट होता है या फिर किस हिसाब से बेनिफिट होता है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है क्रेडिट की, तो क्या बॉन्ड को कोई रेट करता है, यानी कि उसकी रेटिंग होती है। जैसे हमारी रेटिंग होती है ना 10 आउट ऑफ, बताना आपको कितने नंबर मिले। तो वही क्या बॉन्ड के साथ भी होता है? तो येस, नो, मे बी, नन ऑफ द अबव। तो हाँ, बॉन्ड की रेटिंग की जाती है। तो यस। अब क्वेश्चन नंबर 46 हमें यहाँ पे दे रखा है, विच एजेंसी इन इंडिया आर यूज्ड फॉर डूइंग और रेटिंग द क्रेडिट क्रेडिट क्वालिटी, यानी कि अगर रेटिंग होती है तो कौन सी एजेंसी है इंडिया में जो ये क्रेडिट क्वालिटी की रेटिंग करती है? तो क्रिसिल, केयर एंड ICRA, फिच, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ही क्या हैं? ये इंडियन एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं? क्रेडिट क्वालिटी को रेट करती हैं। तो
तो ये ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे भी हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसे भी देख लेते हैं। हाउ कैन वन एक्वायर सिक्योरिटी इन डेप्ट मार्केट, यानी कि अगर हमें डेप्ट मार्केट से कोई सिक्योरिटी को क्या करना है, खरीदना है, तो हम कहाँ जाकर उसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे उसे एक्वायर कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो आधे बच्चे क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्या करना है, डेप्ट मार्केट में की सिक्योरिटी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों में ही जाके क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।